वेलकम बैक अवर चैनल विशित क्लासेस फ्रेंड्स। तो आज की बात होगी बहुत ही खास होने वाली है। तो क्या खास होने वाली है, तो आज आप लोग के लिए बायोलॉजी क्लासेस के लिए यानी बायोलॉजी के स्पेशल वीडियो लेकर मैं आया हूं, जिसमें आप प्रत्येक प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास किस लिए खास है भाई। उससे पहले एक मोटिवेशन हम लोग कोट को देखेंगे, जिससे आपको ऊर्जा प्राप्त होगा, आपको ऊर्जावान बनाएगी। मायूस मत होना ज़िंदगी से कभी भी, मेरे प्यारे बंधु। मायूस न होना या मायूस मत होना ज़िंदगी से कभी भी। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले बुलंद हो, तो अखबार बेचने वाला भी बच्चा कलाम बन सकता है। तो अखबार बेचने वाला भी बच्चा कलाम बन सकता है दोस्तों। तो इसलिए मायूस मत होना ज़िंदगी में प्यारे बंधुओं। पिता के चिंता को फ़क्र में बदलने का समय आ गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्या खास क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले माँ शारदे को एक बार याद कर लीजिए सबको। जय माँ शारदे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्या है। तो आज के सेशन में सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविस ने कब किया था। तो भाई सबसे बेहतर क्वेश्चन आप याद रखिएगा, 1801 ईस्वी में। एक बात ध्यान रखिएगा, इन सारे प्रश्नों के साथ साथ अब आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप रिप्लाई दीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको पता नहीं है तो जरूर मुझे बताएं, हम जरूर उसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जो लेमार्क साहब थे भाई, ये किस देश से थे। जो ट्रेविनस थे ये किस देश से बिलोंग करते थे। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों में बात करें तो बहुत ही सुंदर प्रश्न की तरफ बढ़ रहा है कि जो जीव विज्ञान में बात कर रहे हैं, तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको एपीकल्चर कहते हैं। तो कई जगह एग्जाम में ये बात पूछ लिया जाएगा कि मधु पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। वहीं पे आपसे पूछ लिया जाएगा कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। वहीं पे आपसे पूछ दिया जाएगा मधुमक्खी पालन हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा बात किया जाएगा पेड़ पौधे का जो तना होता है, पत्तियां होती हैं, उसके बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं। एक बार कमेंट करके बताएं ज़रूर। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं क्या खास बात है दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, इसमें अभी एक मैंने बात किया था कीटों के अध्ययन को। ये भी कई जगह पूछ देता है एग्जाम में। तो एंटोमोलॉजी याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर जवाब रहेगा, एंटीमोलॉजी, ओके ना। और कवक के लिए क्या याद किए, माइकोलॉजी। और मधुमक्खियों के पालन के लिए क्या याद कीजिए, एपीकल्चर, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ही बेहतर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो विशेष तरह समझिए चुनिंदे प्रश्न हैं दोस्तों, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं 4 चांद लगा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें, और इसमें क्या क्या मैं आप लोगों को देने वाला हूँ आप देख सकते हैं। देखिए मैंने कुछ चर्चा किया था, वो सामने आ ही गया। चलिए अब बात आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं यहाँ से एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जाता है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है ना, ठीक ना। ऑर्नियो या ऑर्निथोलॉजी पढ़ेंगे इसको ना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फॉलो का अध्ययन में क्या कहा जाता है, तो पोमोलॉजी याद कर सकते हैं ना। सवालों का हम अभी चर्चा किया तो फाइकोलॉजी याद कर सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा रेशम कीटों के अध्ययन की बात करें तो सेरिकल्चर हम लोग कहते हैं इसको, ठीक ना। और फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथ्रोलॉजी कहते हैं। तो ये सारी बातें आप कॉपी कलम में इसे नोट कीजिए, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है ना। फिर भी किसी प्रश्न में आपको रह जाता है डाउट, तो उसको ज़रूर कमेंट में बताएं, सजेस्ट करें, उस पर ज़रूर चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की बात यहाँ तक हम लोग देखें, एंथ्रोलॉजी तक। और इसके अलावा भी हम लोग आज और कुछ खास देखेंगे जो आपके लिए खास बनेगा, यानी आपके एग्ज़ाम के लिए खास बनेगा। मछलियों के अध्ययन में क्या क्या जाता है, ठीक है ना। तो इथियोलॉजी याद रखिएगा, इथियोलॉजी पढ़ेंगे इसका ना अच्छे से। उसके अलावा देखिए मछलियों का पालन को क्या कहते हैं। भाई देखिए दोनों में अंतर है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा अध्ययन से संबंधित पूछेगा,
और एक क्वेश्चन जो है आपसे उसके पालन से पूछेगा। तो याद रखिएगा कि अध्ययन को और पालन में दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या चीज़, लेकिन एक चीज़ आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर पालन हो रही है, किसकी हो रही है भाई, पालन। तो पालने के अध्ययन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक है ना, डाउट रहना नहीं चाहिए। और छिपकलियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, सोरोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि छिपकलियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो जीव विज्ञान का जनक हैं अरस्तु हैं, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया है ना, ठीक है ना। तो एक को पादप, जिसे पादप हम लोग बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, जंतु जगत बोलते हैं। तो जो पादप हैं, वनस्पति विज्ञान है, उसके पप्पा कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, थियोफ्रेटस है। कौन है भाई, थियोफ्रेटस है, याद रखिएगा थियोफ्रेटस है, आप लिख सकते हैं। और जो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी से जो जंतु विज्ञान बोलते हैं ना, वो अरस्तु साहब हैं और कोई नहीं है, ठीक है ना। तो बात करते हैं कुछ आज के अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात वही पूछा हुआ है कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समय विभाजित किया गया था। अरस्तु साहब ने पूरे जीवों को कितने भागों में बांटा था भाई, तो याद रखिएगा अरस्तु साहब ने 2 भागों में बांटा था। आप लोग बताए थे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, यानी पादप समूह कह सकते हैं या इसे जंतु समूह भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जगह आप देख पाइएगा, इस एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक ना। सिस्टेमेटा नेचुररे जो है किसकी पुस्तक है, ठीक ना। नेचुरे जो है किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों एग्ज़ाम में आपसे कई जगह ये देखने को मिल जाएगा। तो कैरोलस लिनियस को याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस को याद रखिएगा, आपके लिए बड़ी खास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि जो कैरोलस लिनियस थे, जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किए थे, तो ये भी बात है, उन्होंने समूह को दिखाया था और इन्होंने जगत को दिखा दिया, बस इतना ही अंतर है भाई, याद रख लीजिएगा, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप लोग के लिए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चुनिंदे प्रश्न हैं मैं उन्हीं सभी प्रश्नों को लाया हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और जो भी हैं नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो जाए आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो बात करते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, तो 17 नंबर क्वेश्चन कर है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। तो याद रखना होगा कि ये भी कोई और नहीं, कैरोलस लिनियस साहब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक और बात आपसे एग्जाम में पूछ लेता है जो बड़ी खास है भाई, कि सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति क्या होती है भाई, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न अभी कराने वाला हूँ। जिससे मान लीजिए हम लोग मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, लेकिन मानव का वैज्ञानिक नाम भी होता है। तो उस वैज्ञानिक नाम एक, जैसे मानव का 2 नाम हो गया, एक होमो सेपियंस हो गया और एक हम इंसान कहते हैं, मानव कहते हैं, फलाना बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। तो ये द्विनाम पद्धति है ना साहब, किसने दिया था, तो याद रखिएगा लिनियस ने दिया था, ठीक ना। वही लिनियस कौन, कैरोलस लिनियस ने दिया था, ओके ना। बंधुओं बात करते हैं आज की खास, और अगला क्वेश्चन कौन है जो आपके लिए खास बनेगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं 1969 की बात मैं करता हूँ। तो जीवों को 5 जगत में किसने बांटा था, ठीक है ना, और कौन कौन सा जगत में बांटा था, तो आप देख सकते हैं विटेका है, और इन्होंने मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, पादप हो गया, कवक हो गया, और आपका जंतु हो गया। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि जीवों को 5 जगत में बांटा किसने था। इसके अलावा बात करते हैं आपके लिए कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं ना दोस्तों, उसको किस जगत में रखा गया। जो 5 जगत आपने अभी देखा था, इन 5 जगत में किस में रखा गया जी, मोनेरा में रखा गया। इसको बात को याद रख सकते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मोनेरा जगत के सबसे बड़ा जीव कौन सा है, एक बार कमेंट करके मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज का अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी द्विनाम पद्धति वाले बहुत सारे प्रश्न आपको दिखने वाला है जो आपके एग्जाम के लिए खास होगा। देखिए मैं आप लोगों को ना, आप कहिएगा और कहना ही भी पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि बायोलॉजी से संबंधित कम से कम 1000 प्रश्न को कराऊँ, फिजिक्स से भी संबंधित 1000 कराऊँ, और आपका केमिस्ट्री से संबंधित 1000 कराऊँ। विश्वास मानिए, आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो ना, आपका गर्दा उड़ने वाला है भाई, धुआं होने वाला है।
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन का बात करते हैं। कर सकते हैं मटर का वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं, तो इसे बोल सकते हैं पिशम सेटिवम कह सकते हैं। चना के नाम को हम लोग क्या कह सकते हैं, सीसर एरिटिनम बोल सकते हैं इसको। मैडा का वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं राना टेग्निना, ठीक है ना। तो कुछ वैज्ञानिक नाम जो है आपका इसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट काम किया जाए। बिल्ली के वैज्ञानिक नाम को आप कह सकते हैं फेलिलस डेमोस्टिका, और कुत्ते के वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं कैनिस फैमिलियस। उसके अलावा बात करें आम का वैज्ञानिक नाम की बात किया जाए तो मेंजीरा फेरा इंडिका के बारे में कह सकते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मयूस्का डोमेस्टिका। ऐसे भी डोमेस्टिका का अर्थ आप लोग समझते हो, जो घरों में रहती हो। और इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए खासम खास होने वाला है। तो सरसों के वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं ब्रासिका कैम्पेस्टिक। गेहूं के वैज्ञानिक नाम को क्या कह सकते हैं, टिटिकम एविस्टम पढ़ेंगे ना इसे। धान का वैज्ञानिक नाम क्या बोल सकते हैं, ओरिजवा एस्टिवा। अगर हम बात करते हैं ऊपर हम लोग जितने भी भाई, एक और बात ध्यान रखिएगा, मैं तो शुरू में आप लोग बता दिया था कि जो भी हम लोग देख रहे हैं ना, ये सब द्विनाम पद्धति का ही उदाहरण है भाई, ठीक है ना। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ बच्चे दोस्त, कि द्विनाम पद्धति को दिया किसने था, एक बार कमेंट करके मुझे नाम बताएं, ठीक है ना। द्विनाम पद्धति को दिया किसने था। चलिए यहीं पे एक प्रश्न एक और आता है जो आपके लिए बात आएगी। द्विनाम पद्धति में सबसे पहला शब्द किस शब्द की पहचान की गई थी, वंश की बात करेंगे। द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द किसकी पहचान की जाती है भाई, जाति की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो जीव द्रव होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं, उसका नामकरण किसने किया था, पुर्नकिंजे ने किया था। किसने किया था, पुर्नकिंजे ने किया था। और मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि ये पुर्नकिंजे साहब जो थे ना कब किए थे, ठीक है ना। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो बात यह रही है ना कि जो जीवन का भौतिक आधार होता है ना, बेसिक जो नीड्स होती हैं फॉर लाइफ, वह क्या होती है, तो जीव द्रव होता है, ठीक है ना। जीव द्रव के बाद ही आपका सेल ओल स्टेट का निर्माण होता है, जिससे आपका बॉडी वॉडी का निर्माण हो पाता है। दोस्तों कंटेंट अच्छी लगता हो अच्छा लग रहा वीडियो, तो आप लोग लाइक शेयर करें। जो भी नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और जो भी आपका राय विचार हो सलाह हो एक बार जरूर कमेंट करें। और किस टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करें, जरूर मैं बताऊंगा। अगर बात करते हैं जीव द्रव्यों को कितने भागों में बांटा गया, तो भाई याद रखिएगा जो कोशिका द्रव्य बनता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और केंद्रक द्रव जिससे बोलते हैं ना, तो न्यूक्लियर प्लाज्म जिससे हम लोग बोलते हैं। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, जीव द्रव का दो भाग होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। अगर बात करते हैं कि जीव द्रव में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की बात आ रही है, जीव द्रव्य की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि जीव द्रव में लगभग कितने % जल पाया जाता है, तो 80% होता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात यह है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई को भी सेल कहते हैं। सेल का अध्ययन को साइटोप्लॉजी कहते हैं, और खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, उसके अलावा सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो माइक्रोप्लाज्म ग्लेस्टिकामा कह सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी की बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे हो सकता नहीं है भाई। और सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए तो तंत्रिका कोशिका है, ठीक है ना। और कोशिका सिद्धांत तो अभी हम लोग देखे थे। अच्छा एक बार कमेंट कर मुझे बताइए कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपने अभी सुना था साइटोलॉजी कहते हैं। और कब और किसने खोजा, तो अभी आप लोग पढ़े थे, बता सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है कि कोशिका सिद्धांत को दिया किसने था भाई साहब, तो याद रखिएगा स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। चलो कब दिया था आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं आज की कुछ खास प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों जो भी लाइक शेयर नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए आपका ये काम है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। शेयर लेकिन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मैं 1000 क्वेश्चन का मैं टारगेट लिया हूँ फिलहाल बायोलॉजी का, और वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद बात किया जाए कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुई है भाई, तो कोशिका जो साइटोलॉजी का जो थ्योरी है उसके अनुसार सभी जीवों का उत्पाद और निर्माण किससे हुआ, तो सेल से हुआ है। सेल के बारे में बात की तो सेल दो प्रकार होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, यूरोकैरियोटिक होता है। बात समझते हैं किस प्रकार के कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। एग्जाम में आजकल उल्टे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो, ठीक है ना। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, अभी तो आप लोग से किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक कह सकते हैं, नहीं पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक कह सकते हैं, ठीक है ना।
इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। चलिए 50 क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त हो गया। अभी तक लाइक का बटन बहुत लोग कम ही प्रेस किए हैं, गलत बात है भाई। चलिए, किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक होता है। उसके अलावा बात करते हैं किस प्रकार की कोशिका सेलुलोज से बनी होती है? भाई तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग समझ सकते हैं, जो पावर हाउस हम लोग बोलते हैं, तो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी। इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। और किस में होता है भाई? तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक में, ठीक है ना। इतना तो आप अच्छे से जानते हो। इसके अलावा बात करते हैं, इसको राइट एंड लर्न कीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और उसके बाद मैं एक ऐसा सीरीज लाऊंगा जिससे पता चलेगा कि किन किन टॉपिक से, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न जो है बार बार रिपीटेशन करते हैं, कौन कौन से ऑलरेडी पूछे हुए हैं, उसके आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं किस प्रकार के कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो प्रोकैरियोटिक कह सकते हैं। किस प्रकार के कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है तो आप समझ सकते हैं डीएनए। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होता है तो आप समझ सकते हैं प्रोकैरियोटिक में। और डीएनए दोहरे सूत्र में, याद रखिएगा दोहरे सूत्र कहने का मतलब है, आपसे हम लोग बाद में डिस्कस कराएंगे कि दोहरे सूत्र के बारे में अध्ययन किसने किया था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। फिलहाल इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात करें तो श्वसन किसके द्वारा होता है भाई साहब? तो प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? भाई श्वसन किसके द्वारा होता है तो आप समझ सकते हैं इसका अपोजिट है भाई साहब, तो याद कर सकते हो ना, ठीक। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सबको समझ में आ रही हो और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूकैरियोटिक में जो होता है लिंग प्रजनन क्षमता पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो आपसे एक बात पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल होती है, वह किससे बनी होती है, ठीक है ना। किससे बनी होती है भाई? तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि जीवाणुओं की कोशिका जो भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, किससे बनी होती है? तो याद कर सकते हैं कि ग्लाइकन बोलते हैं, ग्लाइकन, ठीक है ना, पेप्टिडो ग्लाइकन बोलेंगे। तारकाय जो होता है, सेंट्रोसोम जो होता है, वह इसकी खोज किसने की थी? और एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सिर्फ जंतु कोशिकाएं में पाए जाने वाले टाइप ऑफ सेल्स क्या हैं? तो याद रखिएगा तारकाय है, एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोवेरी ने इसकी खोज की थी, अच्छी तरह से आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो लिखिए इसको कॉपी कलम के साथ, ठीक है ना। चलिए आज से अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम का खोज किसने किया था? भाई रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। एग्जाम में से आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात किया जाए तो जंतु में, देखिए यहाँ पे पादप लिखा था भाई, यहाँ पे याद रखिएगा जंतु की बात हो रही है। जंतु में जो राइबोसोम पाया जाता है ना, उसकी खोज किसने किया था, ठीक है ना। तो जेई पोलैंड याद रखिएगा। सन भी मन करे तो याद कर सकते हैं, लेकिन सन कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है? तो आरएनए प्रोटीन का बना होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हो, राइबो न्यूक्लियस एसिड हम कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे के जो प्रश्न खास क्या है दोस्तों? तो डीएनए का फुल फॉर्म देख सकते हैं, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हम कह सकते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री मैंने अभी कहा था आप लोगों को, राइबोसोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए कई बार पूछ चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो अल्ट्समैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? बेंडा ने किया था। इसके अलावा बात करें तो आप अच्छी तरह जानते हो, क्या जानते हो भाई? तो क्या जानते हो? तो जानते ये हो, इसी को हम पावर हाउस भी कहते हैं, ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है भाई? जहाँ ऑक्सीकरण कहाँ होगा? पावर हाउस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यहीं से हम लोग जो फास्टिंग वास्टिंग होते हैं ना, उस समय हम हमारे बॉडी को एनर्जी यहीं से प्रदान की जाती है, ठीक है ना। दोस्तों मैं चाहता हूँ यहीं पे आज क्लास को ऑफ किया जाए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, पार्ट 2 वीडियो को हम लेकर आएंगे। पार्ट 2 वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है ना।
पार्ट 2 जो वीडियो हम लेके आएंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा आप लाइक, शेयर और नए दोस्त हैं सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसी प्रकार का वीडियो एक बार ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए कि वीडियो आपको क्लास कैसी लगी। ओके।